इस चैप्टर की हम लोग लॉगरिथम जो है हमारे पास चैप्टर, इसकी एक्सरसाइजेज हम लोगों ने चारों देख ली थी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसका रिव्यू एक्सरसाइज को देखना है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है वो है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जस्ट इसके ऑप्शन नहीं लिखे, स्टेटमेंट वही है। तो हम लोगों ने जो भी इसका सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो पहले उससे क्या कहा है कि वो कहते हैं कि इफ, यहाँ पे क्या दी हुई एक वैल्यू दी हुई है और a की पावर दी है x विच इज इक्वल टू n। तो देन जब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इसका रफ वर्क कर लेते हैं। अब उसने वैल्यू हमें दी है a रेज टू पावर x विच इज इक्वल टू n। और जब हम लोग इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग ऑफ ये जो हमारे पास बेस रहती है वो सेम रहती है। यहाँ पे जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो हम लोग क्या लिखते हैं इसके एक्सपोनेंट में, और जिसका एक्सपोनेंट होता है वो हम लोग लिख देते हैं इक्वल के दूसरी साइड पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम ही होता है, हम ये हो या ये हो तो दोनों को हम लोग इक्वल कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ a रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू x। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, उससे कहा था रिलेशन। अब उसने लॉग में रिलेशन दिया है, लॉग में रिलेशन दिया है, सिंपल रिलेशन बना लेते हैं इसका भी। लॉग में किस तरह रिलेशन दिया है, वो कहता है कि लॉग ऑफ z रेज टू पावर x विच इज इक्वल टू y। अब हमने लॉग से इसको सिंपल नोटेशन में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे z रेज टू पावर y विच इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो z रेज टू पावर y विच इज इक्वल टू x भी बनता है। नेक्स्ट उसे कहा है द लॉगरिथम ऑफ अ यूनिटी टू एनी बेस इज, यानी कि कोई भी बेस हो, लेकिन हम लोगों ने क्या लेना है, जब 1 का लॉगरिथम लेना है तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। तो आंसर क्या आता है, 0। 0 को इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, बात एक ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बात की थी कि अगर हम लोग कोई बेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बेस लिया, कोई भी एक ही वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो जब हम लोग इसके ऊपर पावर इसकी 0 लेते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, 1। ठीक है, अब इसको ही अगर हम लोग लॉग की नोटेशन में लिख के देखें तो a रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 0। यही बात बेसिकली उसने की थी कि जो लॉगरिथम लेना है यूनिटी का ये यूनिटी है, ठीक है, यानी 1 का, टू एनी बेस, बेस आपकी कुछ भी हो सकती है, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी उसने इसी पैटर्न पे चलाई है, फर्क कहाँ पे रखा है, वो कहता है कि इटसेल्फ बेस है, यानी जो आपकी बेस है वही आपका क्या है, एक्सपोनेंट। फिर आपके पास आंसर क्या आता है, अगर हम लोग इसको इस सिंपल नोटेशन में लिख के देखें, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली ये निकला कहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर 1 अगर मैं लेती हूँ तो a की पावर 1 है, यानी a को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर भी आंसर मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, a ले लें, कुछ भी नंबर ले लें, जब उसको उसकी एक्सपोनेंट में 1 हो तो वो आंसर हमें क्या देता है, वो इटसेल्फ ही देता है। ठीक है, अब जब इसको लॉग की नोटेशन में लिखना है, लॉग की नोटेशन क्या बनेगी, यानी a रेज टू पावर a विच इज इक्वल टू 1। बेसिकली यहाँ पे ये बात उसने बोली है, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ ये एनी नंबर है, टू इटसेल्फ बेस, यानी जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है एज अ बेस, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, 1। अब उसने कहा है कि log ऑफ e, अब e की वैल्यू से हमें दी है, क्या दी है, 2.718। ठीक है, तो अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने log ऑफ e दिया है, ठीक है, और e की वैल्यू भी उसने हमें दे दी है, सिंपल यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है वो, ठीक है, जो भी नंबर दिया अगर उसने उसकी वैल्यू दी है तो आपने सिंपल उसकी वैल्यू को उसकी जगह पे पुट करना है। तो यहाँ पे इसको पुट करें, ये आएगा 2.718। ठीक है, ये नंबर आता है। अच्छा, अब इसका क्या करना है, आपने सिंपल लॉग ले लेना है और आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.4343। कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करेंगे ना, पहले कैरेक्टरिस्टिक जब इसकी फाइंड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 0 ही है, क्योंकि पॉइंट जो है वो उसकी एग्जैक्ट प्लेस पे है, यानी हम लोग पॉइंट मूव नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0। और जब हम लोग 27 को 1 में देखेंगे और 8 में इसका डिफरेंस देते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये आती है। इसके अलावा आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तभी आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, दोनों तरह से आ सकता है, यानी अगर आप लॉग लिख के कैलकुलेटर पे ई लिखें, एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखें, सिंपल ई लिखें तब भी इसका आंसर आ जाता है, और अगर आप ई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें तब भी आपके पास आंसर 0.4343 आता है।
नेक्स्ट उससे क्या कहा है, वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ पी ओवर क्यू इज, लॉग दिया है, आगे क्या है डिवीजन में वैल्यू है, तो हम लोग इसको डिवीजन को जब लॉग अप्लाई करने के बाद किस तरह लिख देते हैं, इसको सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं। जब लॉग अप्लाई होता है ना तो यहाँ पे क्या आएगा पी माइनस लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। अब ये सवाल उसने थोड़ा चेंज कर दिया है, पहले उसने लॉग की फॉर्म में दिया था, हमने इसको सेपरेट कर लिया, अब सेपरेट दिया हुआ यानी लॉग के दरमियान में क्या दिया हुआ इसने, सब्ट्रैक्शन दी हुई है। तो सब्ट्रैक्शन जब हम लोग सॉल्व करते हैं यानी दो लोग है ना, सिंगल इसको बेसिकली जब सॉल्व करते हैं तो उसको सिंगल लोगारिथम नोटेशन भी कह देते हैं। तो फिर लॉग जो है वो एक हो जाता है, और जो बाकी जो वैल्यूज जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्शन वाली डिवाइड में चली जाती है, और जो आपकी यहाँ पे एडिशन वाली होती है वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट जो जिसने दी है, ये स्टेटमेंट जो इसने दी है ये हम लोगों ने जब लॉग का थर्ड थ्योरम पढ़ा था तो उसमें एक प्रॉपर्टी यूज की थी, वहाँ पे सिंपल ए था, हम लोग यहाँ पे ए को बेस 10 कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली सिंपल वैल्यू है। तो जब बेस हमारे पास क्या होता है, किसी टर्म के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाए और लॉग अप्लाई करना हो, तो फिर वहाँ पे हमने थ्योरम प्रूव किया था कि एन जो है यानी जो इसका एक्सपोनेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, रेडिकल हो सकता है, एक्सपोनेंट नेगेटिव जो भी है, वो वैल्यू आपने उठा के कहाँ लेके जानी है, इसके स्टार्ट में। तो ये आएगा लॉग ऑफ एम, ठीक है। 9 MCQs में से क्या कहा है, वो कहता है कि लॉग दी है और एक्सपोनेंट ए है, यहाँ पे लॉग सी और बेस यहाँ पे लॉग सी बेस है और एक्सपोनेंट बी है, ठीक है। वो कहते हैं कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने क्या किया था, जो लॉग के थ्योरम पढ़े थे, लास्ट वाला थ्योरम था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पहले लॉग की बेस और दूसरे लॉग का एक्सपोनेंट सेम हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और जो हमारे पास दूसरी टर्म्स बचती हैं उनको हम लोग लिखते हैं। वो कैसे लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था लॉग ऑफ जो बेस में है, जो बेस में है उसको बेस में ही रखना है, और जो आपके पास एक्सपोनेंट में है उसको एक्सपोनेंट में ले जाना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड अगर आप इसको थ्योरम को देखते हैं तभी आपको समझ आ जाएगी, अगर आप उसका थ्योरम को देखेंगे तो आपको इजीली ये इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज भी उसने उसी थ्योरम से चलाई है, कैसे चलाई है देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर फर्ज करें क्या दिया है, लॉग ऑफ वाई एक्स दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, बेस दी हुई थी सेम और एक्सपोनेंट दिया हुआ था, ठीक है, सेम दिया हुआ था तो हम लोगों ने इसको कंसीडर नहीं किया था। अब क्या करना है, इसी थ्योरम के हम लोगों ने लास्ट में जब उसको प्रूफ किया था कि हमारे पास जब इस तरह की फॉर्म बनती है और वो इसके इक्वल होती है, तो उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे लॉग ऑफ इसमें थर्ड वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा दें, वो जी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, वाई है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, जी, और ऊपर जो इसके पास एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंट में रहती है वैल्यू, और लॉग ऑफ, तो अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो बेस हम सेम ले रहे हैं वो यहाँ पे आएगी, और उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, इसका वाई आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने जब उसका फोर्थ थ्योरम प्रूफ किया था तब हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी थी कि अगर हमारे पास क्या है, बेस सेम है, और हम लोगों ने यहाँ पे ये जो बेस है और इसका एक्सपोनेंट है तो हम लोग इस तरह से लिख लिया था, और अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो तो हम लोग के ने प्रूफ किया था कि वो ये वाली चीज़ बनती है, यानी इसमें जो थर्ड वेरिएबल है वो यहाँ पे इसकी बेस है और इसकी बेस है, तो ये दोनों फिर उसकी क्या चले जाएंगे, एक्सपोनेंट में चले जाएंगे। तो यही हमने इसका आंसर लिखना है कि लॉग ऑफ जी एक्सपोनेंट ओवर में लॉग ऑफ जी वाई, ठीक है। तो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब मैं आगे नेक्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसने कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। तो पहली ब्लैंक क्या है, वो कहते हैं कि फॉर कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम द बेस इज, जब हम कॉमन लॉगरिथम लेते हैं तो उसकी बेस, हम लोग पीछे एक नोटेशन पढ़ते होते हैं, लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एक्स वाई समथिंग, तो वो जो x का यहाँ पे हम लोग a ले रहे हैं ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लॉगरिथम कंसीडर कर लें कि ये 10 हो और यहाँ x हो, तो हम बेसिकली log ऑफ x ही लिखते हैं उसको, ठीक है। हम x जो 10 है ना वो क्या ले लेते हैं, एज अ कॉमन लॉगरिथम ले लेते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम की जो बेस है ना ये वाली, ये क्या है, यहाँ पे 10 होती है, जो कि हम कंसीडर नहीं करते और वो वैल्यू का हम लोग log ले लेते हैं। नेक्स्ट उसने कहा था इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम,
कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इंटेग्रल पार्ट। हम लोग अगर कोई वैल्यू है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1.5678 कुछ भी, तो जो इसका इंटेग्रल पार्ट होता है ना, यानी ये स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है पॉइंट से पहले, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं तब भी और एंटी लोग ले रहे हैं तब भी, तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको हम लोगों ने क्या कहना है, वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, इसका मेंटीसा होता है। यही बात उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट का मतलब जो इशारे के बाद आपकी वैल्यू है। डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ मेंटीसा। यहाँ पे आंसर में आपने क्या लिखना है, मेंटीसा। नेक्स्ट इन द ब्लैंक्स में उसने क्या कहा है, वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू log ऑफ y देन y इज कॉल्ड द डैश ऑफ x। अगर हम लोग यहाँ से पढ़े तो यह बनता है कि x इज अ log ऑफ y, लेकिन अब उसने y का पूछा है कि y इसका क्या है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि log का ऑपोजिट होगा, तो ये एंटी लॉग होगा। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो फिर ही हमारे पास उसकी y की वैल्यू आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कहा कि जो यहाँ पे y है वो एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ, लॉग कह लें या एंटी लॉगार्थम कह लें, ठीक है, एंटी लॉगार्थम। और आगे उससे 5 वाले में क्या कहता है, वो कहता है इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 नेगेटिव। लॉगरिथम उसने लिया हुआ है, ठीक है, और लॉगरिथम लेके उसने हमें वैल्यू दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ log ऑफ x है विच इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब मैंने इस पर अप्लाई क्या किया, एंटी लॉग अप्लाई किया। एंटी लॉग अप्लाई करने से ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे एंटी लॉग आ जाता है। और ये वैल्यू उसने कहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक उसे बताया है कि ये क्या है, 2 नेगेटिव है। और आगे समथिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, 6 7 कुछ भी। तो अब जब वो इसको सॉल्व करता है, वो कहता है कि आपका जो पॉइंट है ना, यहाँ पे वो कहता है कि आपका डेसिमल पॉइंट है वो इमिडिएटली कहाँ पे मूव करेगा, यानी जब इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे कोई नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब इसको सॉल्व नहीं किया, जस्ट वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे 8 7 3 2 समथिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसे कहा कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल लॉगरिथम नंबर इज -2। वो मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने कोई सा भी नंबर ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सपोज किया कि इसका हो सकता है कि लॉगरिथम ये है नहीं, लेकिन मैंने जस्ट लिखा है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है। वो मैंने कंसीडर कर लिया कि इसका जो लॉगरिथम होगा वो हमारे पास एंटी लॉग लेने से वो वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर विल हैव डैश 0, कितने जीरो आएंगे इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद। वो कहाँ से पता चलता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक से, और वो उसने हमें क्वेश्चन में गिवन कर दिया है। जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो ये -2 होता है, ठीक है। तो इसको हल करने का आसान तरीका ये होता है कि आप इसमें ना 1 ऐड कर लिया करें। जब भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं ना एंटी लॉग फाइंड करने के लिए, तो आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो उसमें 1 ऐड करें, आपके पास आंसर जो आता है वो उतने आपने जीरो यहाँ लगाने होते हैं। यहाँ कितने जीरो लगेंगे, 1, और पॉइंट कहाँ करेगा, मूव यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखते भी है ना, यानी अगर आप इसका लॉगरिथम की तरफ जाते हैं, ये तो अब एंटी लॉग आ गया ना, अगर आप लॉगरिथम की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ से पॉइंट यहाँ पे मूव कराएंगे, तो कितनी वैल्यूज हम लोगों ने छोड़ी है, -1। बेसिकली हम लोग मूव उसी साइड पे कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो 1 ऐड करने से ये होता है कि हमें इजीली पता चल जाता है कि कितनी वैल्यूज के बाद हमने पॉइंट मूव कराना है। तो ये -1 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा और फिर पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, माइनस या -1 लिख लें, या फिर ये कह लेंगे इसमें इमीडिएटली आफ्टर कितने जीरो आएंगे, इसमें 1 0 आता है, 1 0 आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसे कहा है कि इन द कैरेक्टरिस्टिक, सेम उसी चीज पे है, फर्क कहाँ है, जहां पे उसने हमें दिया था कैरेक्टरिस्टिक -2, -2 है ना कैरेक्टरिस्टिक, वहां पे 1 पुट कर लें, ठीक है। यहाँ फर्ज कर लें कि अब 1 हो, ये वैल्यू हो, और हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका ये आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इस कैरेक्टरिस्टिक में हमने अगेन 1 ऐड करना है, तो कितना आएगा, 2, ठीक है। तो आपका अब वहां से 0 की बात नहीं की इस सवाल में, और इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ से 0 की बात की थी कि 0
जो है वो इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट के बाद कहाँ आता है, लेकिन यहाँ पे जीरो की बात नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है में कितने नंबर आते हैं वो यहाँ से पता चलिए, देख रहे हैं ये 2 आया है, ठीक है। अब 2 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितनी वैल्यू उसके बाद पॉइंट लगाना है 2 के बाद, तो इंटेग्रल पार्ट इसके में कितने डिजिट्स आते हैं 2, ठीक है। अगर फर्ज करें यहाँ पे 3 होता, 1 ऐड करते 4 आना था, 4 के बाद पॉइंट ले जाना था, वो पॉइंट हमने यहाँ नहीं लगाना था, वो यहाँ ले जाना था, ठीक है। -1 ले लें, -1 है, इसमें +1 ऐड करते हैं तो क्या आंसर क्या आता है 0, तो 0 का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगाना है, ठीक है, किसी वैल्यू के साथ नहीं लगाना, हमने पॉइंट कहाँ लगाना है यहाँ पे। नेगेटिव था तो हमने 0 ऐड कर दिया था, -3 भी तो हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है, तो करना हमने 1 ही ऐड है। वो 1 इसलिए ऐड करना है कि आपका जो आंसर है वो इसलिए आपको पता चल जाए कि हमने पॉइंट कहाँ मूव करवाना है। तो ये -2 आता है, -2 के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता था, यहाँ पे 2 0 लगाने थे और फिर हमने क्या करना था, पॉइंट लगाना था, ठीक है। तो ये फिर इजी वे है हमें ये फाइंड करने का कि हमारा जो करैक्टरिस्टिक है वो हमने कैसे यूज़ करना है और पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व किया। यहाँ पे से क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं यानी पार्ट नजर आ रहे हैं उसमें से क्या कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, लॉग में हमारे पास क्या होता है कि सिंपल वैल्यू दी होती है, लॉग में वैल्यू दी होती है, हम लोग इसको सिंपल रोटेशन में लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखा जाता है, जब हम लोग इसकी सिंपल रोटेशन बनाते हैं या हम लोग जब इसको सिंपल रोटेशन में बनाएंगे तो ये वाली चीज़ जो है 3 रेज़्ड टू पावर जो इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी और जो दूसरी वैल्यू है यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगी। तो अब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आता है 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81 और 81 3 ज़ार 243 विच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे करें, यहाँ पे 4 रेज़ टू पावर एक्स विच इज इक्वल टू 256, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बेस थी उसका एक्सपेरेंट मैंने एक्स ले लिया और जो एक्सपेरेंट था वो मैंने क्या ले गई, इक्वल के दूसरी साइड पे। अब क्या करना है, इस 256 का एलसीएम ले लेना है, तो ये आता है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, नेक्स्ट 2 3 ज़ार 32 ज़ार 16 ज़ार 8 4 2 एंड 1, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 रेज़ टू यहाँ पे 4x विच इज इक्वल टू, अच्छा इसको 2 में लिखने के बजाय ऐसे करें कि इसका 4 की पावर में लिख लेना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आया है ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पे 4 को मिला लो, ठीक है, और यहाँ पे 4 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 रेज़ टू पावर x आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 2 ज़ार 4 और 4 टाइम्स है ना यहाँ पे, यहाँ इस तरह कर लें, ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 4 और ये वाला 4, ठीक है। और ये आ जाना 4 रेज़ टू पावर 4, 4 रेज़ टू पावर x, बेस सेम है, एक्सपोनेंट को हमने क्या कहना है, सेम। तो आप ये 2 पर ऐसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आप 4 पे ले लें तब भी आपका आंसर इस तरह से इजीली आ जाएगा, ठीक है। फिर इस फॉर्म में नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपका इस फॉर्म में जाएगा और फिर आप उसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको लिखेंगे क्योंकि 4 टाइम्स है तो हमारे पास बेस कैंसिल आउट हो जाएगी और एक्सपोनेंट हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ जाता है। नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखें 625 यानी 625 रेज़ टू पावर 1 और 4x विच इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये है कि 625 का एलसीएम लेना है और बेस हमने 5 रखनी है और एक्सपोनेंट जो भी आता है फिर उसको आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख 625, 5 की टेबल में इसको डिवाइड करते हैं तो ये 5 1 ज़ार 5 कैरी दे दें, 5 2 ज़ार 12 और 2 कैरी दे दें, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार, 5 रेज़ टू पावर 4 क्या आया, 5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये देखिए 5 रेज़ टू पावर 4 लिख लें, यहाँ पे इसको 5 टाइम्स 4 लिख लें, बल्कि 5 टाइम्स लिख लें, 4 टाइम्स, ठीक है ऐसे। और इसके एक्सपोनेंट में है 1/4x विच इज इक्वल टू 5। अब इसको लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x विच इज इक्वल टू 5,
अब ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, सिंपल एक्स रह जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5। इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब उसका एक्सपोनेंट हम लोग 5 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 रहेगा। अब क्या होगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या करना है, 64 को एक्सपोनेंट क्या आएगा, -2/3 विच इज इक्वल टू एक्स। 64 का एलसीएम ले लें, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है तो सिर्फ इतना एलसीएम अप्लाई कर लें, तो ये आएगा 2⁶। 64 का एलसीएम आता है 2⁶ मल्टीप्लाई बाय -2/3, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स। 2 ज़ार 6 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसके एक्सपोनेंट में आ गया 2⁻⁻4 विच इज इक्वल टू एक्स। अब एक्सपोनेंट में हमें क्या बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, एक रूल पढ़ा था एक्सपोनेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि अगर किसी वैल्यू की एक्सपोनेंट वैल्यू नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, उसको ओवर में लिख के तो उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। अब 2⁻4 है, तो 2⁻4 सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 16। 2 2 ज़ार 4 यानी ऐसे है ना, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16 विच इज इक्वल टू एक्स। तो ये हम लोगों ने इसकी एक्स की वैल्यूज निकालनी थी, हम लोगों ने एक्स की वैल्यूज को निकाल ली।